लक्ष्मेड क्या कर लक्ष्मेड मेनली एक प्रोडक्ट रेंज पूरी प्रोडक्ट रेंज बनाता है जिसके अंदर हेल्थ केयर, रिसर्च एंड फार्मा के प्रोडक्ट रेंज। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी चीजें हैं गवर्नमेंट की वजह से और ईज आउट हो गई है जो मेरे को हेल्प करेगा टू ग्रो इन दिस लाइन? गवर्नमेंट आज के डेट में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट और उसके प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है माइंड में। जेम पोर्टल पे अगर जो आप स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई हैं, तो आपको गारंटेड 45 डेज के अंदर पेमेंट आ जाएगा। और ये गवर्नमेंट इंश्योर की है जो एक स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए। कोई ऐसे दो मेजर रोड ब्लॉक्स आपको लगते हैं जिसकी वजह से हेल्थ केयर में कितनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है? हमारे देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो डबल टैक्सेशन सिस्टम है। जब हम बाइंग करते हैं सामान तो हमें 18% की जीएसटी देनी पड़ती है। सेल करते हैं तो हमें पेमेंट आए या नहीं आए 18% की जीएसटी देनी पड़ती है। आज के डेट में हेल्थ केयर में देखिएगा काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आते हैं। इसलिए है क्योंकि ये जो मशीनें वहाँ लगी हुई है वो करोड़ों की मशीनें हैं। कोई बोलता है मेरा ये सर्टिफिकेट है, कोई बोलता है ये कोई। सर प्रोडक्ट सारे एक होते हैं, टेक्नोलॉजी एक होते हैं। तो किसी को अगर ऐसी एक कंपनी फॉर्म करनी है तो ऐसे कौन से गलत डिसीजंस आप बोलोगे कि नहीं लेने चाहिए? देखिए, इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको सबसे पहले आपका हाय, वेलकम टू द केकेबी शो, जहां हम बात करते हैं इनोवेशन, लीडरशिप और आइडियाज को रियलिटी में बदलने वालों की। मैं हूं कृष्ण कुणाल बगोरिया और आज का एपिसोड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी इंसाइटफुल होने वाला है। आज हमारे साथ हैं सूरज, लक्समेड जैसे हेल्थ केयर ब्रांड के फाउंडर, जिन्होंने टेक के थ्रू हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को एक नया डायरेक्शन दिया है। इनका एक्सपीरियंस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सिस्टम्स बिल्ड करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्केलेबल सॉल्यूशंस क्रिएट करना भी इनकी जर्नी का स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, हेल्थ केयर इनोवेशन और स्टार्टअप्स को कैसे टेक के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्वर्सेशन सूरज के साथ, सिर्फ द केकेबी शो पर। सूरज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। है ना, हेल्थ केयर हमेशा से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है अबाउट हेल्थ केयर। मेरा खैर खुद का भी बैकग्राउंड बायोलॉजी का है, सो आई रियली लव टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर। एंड मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ, एंड दैट्स वन ऑफ द इंटरेस्ट एरियाज दैट आई हैव। बिफोर वी डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन और आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में और हम जानेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ लक्समेड, ये नाम आपको कहाँ से आया? आपने क्यों लक्समेड ही सोचा? लक्समेड सोचने के पीछे रीजन ये था कि लक्स जो होता है वो लाइट की मेजरमेंट यूनिट होती है। करेक्ट। और लाइट से फास्टेस्ट कोई ग्रो कर नहीं सकता। तो इस वजह से हमने लक्समेड लिया क्योंकि हमें लाइट की स्पीड से बढ़नी थी और अपनी कैपेसिटी को भी मेजर करते हुए हेल्थ केयर सेक्टर में जाना था। तो वहाँ से हमने लक्समेड ब्रांड रजिस्टर्ड करने किया। ये हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है और हम इस ब्रांड को ओन करते हैं और इसी ब्रांड से हमारी सारी मार्केटिंग और प्रमोशंस होते हैं और हम क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं अभी। सो ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये लक्समेड का जन्म कहाँ से हुआ? लक्समेड से पहले मैं तो मल्टीनेशनल में जॉब करता था, तो फिर हमने एक कंपनी थी हमारी जिसमें हम सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करते थे, जिसका लक्स लाइटिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कोर कंपनी का नाम है। ओके। और वहीं से हमने इसका लक्समेड ब्रांड बनाया। इसके साथ और भी हमारे ब्रांड एसोसिएटेड हैं जो अभी वेल प्रमोटेड नहीं है, जो कि हमारी नॉर्मली जो ब्रांड है वो फूड सेक्टर के लिए और रेफ्रिजरेशन सेक्टर के लिए बने हुए हैं, जिसमें हिमालयन और लेवोसिस है। ओके। तो हमारे 3 रजिस्टर्ड ब्रांड हैं, लक्समेड, लेवोसिस एंड हिमालयन। सो अभी जो लक्समेड है, इसके अंदर आप क्या क्या बनाते हैं? सो अगर एक मैं लेमैन हूँ और मेरे को नहीं पता कि लक्समेड करता क्या है, तो आप अगर 2 लाइनों में मेरे को बता पाएं कि लक्समेड क्या करता है। लक्समेड मेनली एक प्रोडक्ट रेंज पूरी प्रोडक्ट रेंज बनाता है जिसके अंदर हेल्थ केयर, रिसर्च एंड फार्मा के प्रोडक्ट रेंज हैं। ओके। मेनली सारे प्रोडक्ट रेंज एसोसिएटेड टू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाने के लिए हम क्लीन रूम बनाते हों, या हॉस्पिटल का CSHD या ब्लड बैंक बनाते हों, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि मेडिकल का रिसर्च हो रहा है, उनके लिए सेल ग्रोथ की इक्विपमेंट बना रहे हों। ओके। तो ये 3 हमारे वर्टिकल हैं जिसके अंदर हम लोग अभी काम कर रहे हैं पूरे प्रॉपर्ली लक्समेड के अंदर। और ये इक्विपमेंट बनता कहाँ है? ये हमारी फुल्ली इंटीग्रेटेड फैक्ट्री है जो लगभग 1 एकड़ में है। 1 एकड़ का मीन्स होता है 4000
50 स्क्वायर फुट वाह, एरिया में है, फुल्ली ओन लैंड पे बना हुआ है और फुल्ली इंटीग्रेटेड है। जब ये फैक्ट्री हमने चालू की थी तो नॉर्थ इंडिया का सबसे एडवांस और इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाया था वाह, हेल्थ केयर सेक्टर में। ऑटोमोटिव में और अदर्स इंडस्ट्री में पहले बहुत सारी कंपनियां थी, बट करेक्ट, हेल्थ केयर के सेक्टर में किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं डाला था। मोस्टली वही लोग थे जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जैसे 2-3 पुश्त से बिजनेस कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, बट उन्होंने पैसे तो कमाए हेल्थ केयर सेक्टर से, हाँ, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं डाला। हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है कि लोग यहाँ से पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन वापस वो टेक्नोलॉजी पे पैसे नहीं लगा रहे हैं। तो हमने ये गैप को फिल करते हुए सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाया, जिसके अंदर 5 एक्सियल बेंडिंग मशीन और एडवांस लेजर कटिंग मशीन हमने इंस्टॉल किया। अच्छा, इसके साथ हमारे पास बैकग्राउंड था, पिछले हम 25 साल से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था, टेक्नोलॉजी था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लॉजिक था, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे प्रोडक्ट की ड्राइव होनी चाहिए, ये हमारे पास पूरे प्लेटफॉर्म रेडी था। बस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें एक बिल्डिंग खड़ा करनी थी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, जो हम करने के लिए काफ़ी कामयाब हो गए हैं आज के डेट में। क्योंकि अगर जो कोई लक्ष्मेट ब्रांड को आज देखना चाहेगा तो हम वेल पोजीशन ब्रांड हैं आज के डेट में इंडिया में। ऑब्वियसली इससे पहले इंपोर्टेड मशीनें आती थी, उसके बाद में बात करेंगे बाद में, लेकिन आज के डेट में हम वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है इस इंडस्ट्री का। एंड यू आर फुल्ली मेड इन इंडिया? यस, हमारे पास अभी मेन कोर है कि हम 95% प्लस पार्ट्स इंडिजीनियस यूज करते हैं। अगर जो हमारे इंडिया में एक सोलोनाइड वाल्व मिलता है और एक चाइनीज सोलोनाइड वाल्व आता है, तो मैं इंडिजीनियस सोलोनाइड वाल्व वहां सेलेक्ट करता हूं, ना कि चाइनीज, क्योंकि चाइनीज का सप्लाई चेन कभी भी बंद हो सकता है, तो हमारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। आई गेस कोविड ने भी थोड़ा सा पार्ट प्ले किया होगा इस चीज में। करेक्ट, कोविड ने पार्ट नहीं, बहुत ज़्यादा ही पार्ट प्ले किया है, क्योंकि कोविड से पहले हम लोग किसी न किसी के लिए सर्व करते थे, हमारे अपने सपने नहीं थे। बट कोविड के बाद हमने ये देखा कि इंडिया एक बड़ा सपना देख सकता है बड़ी इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, और वो इंडस्ट्री धीरे धीरे खड़ा होती है, एक दिन में नहीं होती है। गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है, गवर्नमेंट इंडिजीनियस प्रोडक्ट बाई कर रही है मास में, गवर्नमेंट ने ईजी बिजनेस को बनाया है, जैसे जेम के थ्रू या टेंडर के थ्रू हमारे बिजनेस में काफ़ी ट्रांसपेरेंसीज है। अच्छा, जो कि कोई भी आदमी चाहे तो एक छोटे सिटी में बैठ करके भी जेम के थ्रू प्रोडक्ट गवर्नमेंट को बेचती है, और गवर्नमेंट अच्छे तरीके से पेमेंट वगैरह सब चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर रखा है। जब आपको आसानी से पेमेंट आ रही है, आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट खरीद रहा है, हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी है, तो हम अपने देश में अगर जो अच्छे प्रोडक्ट बना करके अपने देश में बेचेंगे तो हमें ओबियसली मोटिवेशन मिलेगा। करेक्ट। तो कोविड ने हमें ये काफ़ी मोटिवेशन दिया, और काफ़ी कोविड के ड्यूरेशन में हमें फंडिंग भी मिली। हम कवच के विनर थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DST का कवच के विनर थे, वहाँ से हमें फंडिंग मिली थी। IIT दिल्ली हमारा इनक्यूबेशन सेंटर था। तो कोविड का एक बहुत बड़ा रोल है, जो लक्ष्मेट नहीं, लक्ष्मेट जैसी बहुत सारी कंपनियां ड्यूरिंग कोविड हेल्थ केयर में आई है, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स के थ्रू आई है, या नए जनरेशन बिजनेसमैन आए हैं जो कभी न कभी किसी न किसी कंपनी के लिए सर्व करते थे। आपने बोला कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है यहाँ पे। Yes. अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं 3 या 4 जो आप बोलते हो कि गवर्नमेंट की वजह से और ईज आउट हो गई है, प्लस ऐसा क्या नया आया है जो मेरे को हेल्प करेगा टू ग्रो इन दिस लाइन? सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कि गवर्नमेंट टोटल या मैक्सिमम ट्राई करती है कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट खरीदें। ओके। गवर्नमेंट आज के डेट में इंपोर्टेड प्रोडक्ट और उसके प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है बाइंग पे। ओके। दूसरा, गवर्नमेंट का जो पोर्टल्स बने हैं या गवर्नमेंट की तरफ जो इंसेंटिव प्रोग्राम चल रहे हैं, पोर्टल के एग्जाम्पल जेम करके पोर्टल है गवर्नमेंट का। हाँ। अब जेम पोर्टल पे अगर जो आप स्टार्टअप्स हैं, MSME हैं, तो आपको गारंटेड 45 डेज के अंदर पेमेंट आ जाएगा। अच्छा। और ये गवर्नमेंट इंश्योर की है, जो एक स्टार्टअप और MSME के लिए हाँ। एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है कि आप 45 के अंदर बिलिंग जिस दिन आपने किया है उसके 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट आने की गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए। करेक्ट। पहले रोलिंग में इतना पैसा लग पहले तो ऐसा था कि गवर्नमेंट में अगर जो आपके पैसे लग गए तो आप 6 महीना 3 महीना, कोई लिमिट नहीं था। करेक्ट। आप गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू कुछ नहीं कर सकते थे। आज आप MSME के पोर्टल पे जाइए, अपना ग्रीवांश डालिए, MSME जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं वहां तक आपकी मैसेज पहुंचाएगा। मैंने खुद किया है, मेरे पेमेंट 45 डेज के अंदर नहीं आ रहे थे। अच्छा। हमने गवर्नमेंट पोर्टल पे डाला। एक्ट्रिक्स करके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई में,
ओके। हमारे पेमेंट 7 दिन के अंदर आ गए गवर्नमेंट पोर्टल से। वाह। तो सपोर्ट तो है काफ़ी ज़्यादा। अगर जो कोई डिफेंस में सप्लाई कर रहे हैं तो बिल टू बिल पेमेंट हो जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। उसके बाद तो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, करेक्ट। कौन कैसा क्या ग्रो कर सकता है और कौन कैसा प्रोडक्ट पिच करता है मार्केट में। राइट। बट इस राइट टाइम है कि इस इंडस्ट्री में आकर के आदमी इंडिया में भी माल बनाए और बेचे, और हम ग्लोबल मार्केट को बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं। वाह। सो अभी आप सिर्फ इंडिया में सप्लाई करते हैं या आउट ऑफ इंडिया भी आप प्रोडक्ट देते हैं? नहीं, मेरा इंडिया में नहीं सिर्फ सप्लाई है, हम 12 कंट्री में सप्लाई कर रहे हैं आज के Wow. डेट में, जिसमें अफ्रीका में रवांडा में हमारा पार्टनर है ERE लिमिटेड। ERE लिमिटेड के थ्रू हम पूरे अफ्रीका में और स्पेशली ईस्ट अफ्रीकन कंट्री EAE में मेटल सप्लाई कर रहे हैं। और कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। हाँ, ओबियसली थोड़ी सी क्वालिटी और थोड़ी सी प्राइस और थोड़ी सी प्रोसेस पे हमें चाइनीज से फाइट करना पड़ता है। अच्छा। बट इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और जिस तरीके का स्किल सेट है इंडिया में, आई थिंक कि 2 से 3 साल में या 5 साल के अंदर ये काफ़ी कवर अप हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हमारे प्रोडक्ट मार्केट में यूज हो रहे हैं, उससे रिजल्ट आ रहे हैं, तो जब प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो हम ग्लोबल मार्केट को बहुत अच्छे स्टेप करेंगे। और अभी के डेट में 12 कंट्री में बेच रहे हैं तो हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है। और एक्सपैंड करने का आपका विजन है? हाँ, अगर अभी हम लोग चैनल पार्टनर ढूंढ रहे हैं ब्राज़ील में। ओके। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा ऑटोमोटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। जैसे ऑटोमोटिव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर लोग काम करते थे। ओके। जैसे आप इंडिया में है और इंडिया में आपके पास कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है, तो हम इंडिया से अफ्रीका फुल प्रोडक्ट भेजें, वहाँ पे सप्लाई करें। उससे बेटर है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के एक सेंट्रल कंट्री ले लें। जैसे कि हम अफ्रीका में जाते हैं तो रवांडा ले लें या तंजानिया ले लें, जो कि पोर्ट सिटीज है। करेक्ट। हाँ। वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप्स करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करके हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ जाएगी और वहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उस कंट्री का भी विकास होगा और हमारे देश से टेक्नोलॉजी जाएगी तो प्लस कॉस्ट हमें भी होगा। रहेगा, क्योंकि ये मॉडल ऑलरेडी ऑटोमोटिव में प्रूवन है। टोयोटा इंडिया में आई, ओबियसली पार्ट्स लेके आई, मारुति ग्रो किया, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो की। तो हेल्थ केयर में ये सेम मॉडल अप्लाई हो सकता है, बशर्ते कि कोई कंपनी पूरी टेक्नोलॉजी ऑन करे, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन, तब जाकर के ये पॉसिबल होता है। कोई ऐसे 2 मेजर रोड ब्लॉक्स आपको लगते हैं कि जिसकी वजह से हेल्थ केयर में उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है इंडिया में? रोड ब्लॉक में नॉर्मली तो हमारे देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो डबल टैक्सेशन सिस्टम है। करेक्ट। जब हम बाइंग करते हैं सामान तो हमें 18% की GST देनी पड़ती है। सेल करते हैं तो हमें पेमेंट आए या नहीं आए 18% की GST देनी पड़ती है। तो ये डबल टैक्सेशन सिस्टम हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है। करेक्ट। दूसरा, हमारे देश में लैंडिंग, फाइनेंशियल लैंडिंग बहुत मुश्किल है। आज के डेट में भी लोग कहते हैं कि पहले आप प्रॉफिटेबल बनो, इतना करोड़, अगर जो प्रॉफिटेबल बनेंगे तो हमें 30% सरकार को टैक्स देने पड़ते हैं। करेक्ट। तो हम प्रोडक्ट भी बनाएं, टेक्नोलॉजी भी बनाएं, मार्केटिंग भी करें, क्रेडिट पे माल भी बेचे सरकार को या प्राइवेट को, और ऊपर से हम सरकार को टैक्स भी पे करें, तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट हो जाता है एक मैन्युफैक्चरर को सस्टेन करने के लिए। बट यहीं पे अगर जो चाइना में देखिएगा तो उनको काफ़ी सारे इंसेंटिव सिस्टम है। बट भारत सरकार धीरे धीरे कर रही है। हम पूरा भरोसा करते हैं कि हमारे देश में भी कभी ऐसा सिस्टम आएगा जो हम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सिस्टम बनेंगे, जहाँ पे कि इस तरीके के रोड ब्लॉक हटेंगे। जैसे GST हर महीने पे करने पड़ते हैं, करेक्ट, क्यों ना हम GST 3 महीने में पे करें, या स्टार्टअप कंपनी या MSME को, बड़े कंपनी से आप हर महीने ले लीजिए, स्टार्टअप और MSME को बोलिए कि 6 महीने पे दे, तो एटलीस्ट 6 मंथ का हमारा 18% की वर्किंग कैपिटल हमारे पॉकेट में होंगे। करेक्ट। लेकिन ऐसा है नहीं, ये पॉलिसी है, सरकार को भी GST जानी चाहिए, तो सरकार जैसा करेगी। लेकिन सजेशन तो यही है कि थोड़ा इसमें डबल टैक्सेशन से भी इंडस्ट्री को बचाना चाहिए। करेक्ट। सो अभी आपका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा आप सेल करते हैं? आज के डेट में हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ETO स्टेरलाइजर, जो कि एक क्रॉस इंडस्ट्री यूज होता है। क्या होता है ये ETO स्टेरलाइजर? होता है कि ये कोल्ड स्टेरलाइजेशन सिस्टम होता है। जो भी हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, उसको ETO के थ्रू स्टेरलाइज किया जाता है। और ये जैसे कि आपको मेडिकल का कोई कैथेटर है, आपको मेडिकल का गॉन है, या आपके जो भी OT में यूज करते हैं सिलिकॉन आइटम वो हैं, इसके अलावा कैथेटर है, इंडोस्कोपी हैं, तो ये सारे होते हैं। प्लस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो लोग मेडिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कोई गॉन बना रहा है, कोई कैथेटर बना रहा है, कोई
प्लास्टिक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई कैनुला बना रहा है, वो सारे लोग ईटीओ कर करके ही पैकिंग करते हैं। ओके, तो ईटीओ स्टरलाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि क्रॉस द इंडस्ट्री यूज होता है, और हमने बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई है उस पर, ओके, जो कि मार्केट में वेल एक्सेप्टेड है, बेहतरीन रिजल्ट है, और प्राइस मार्केट रेट में काफ़ी कम्पिटिटिव है हम लोग। सो अगर मैं कंपैरिजन करूं मार्केट रेट से, कितना परसेंटेज आपका कम होगा? लक्ष्मेट से खरीदने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीद रहे हैं। अगर जो कोई भी कस्टमर डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदता है तो सस्ता पड़ता है। हमारा मॉडल ही यही है बिजनेस का कि लास्ट माइलस्टोन डिलीवरी मींस हम बीच में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल, ऑनलाइन सेल, ऑफलाइन सेल को हम नहीं मानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में माल बने और सीधा वो एंड यूजर तक पहुंचे। यही पर रीजन है कि हम एक मैन्युफैक्चरर होने के नाते भी हम अपने ब्रांड पे मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम फैक्ट्री में माल बनाएं और सीधा एंड यूजर को पहुंचाएं, ताकि एक हेल्थ केयर जो है एसेसेबल हो जाए, करेक्ट, और अफोर्डेबल हो जाए। आज की डेट में हेल्थ केयर में देखिएगा काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आते हैं। Absolutely. इसलिए है क्योंकि ये जो मशीनें वहाँ लगी हुई है वो करोड़ों की मशीनें हैं। Correct. कोई बोलता है मेरा ये सर्टिफिकेट है, कोई बोलता है ये है, ये सर प्रोडक्ट सारे एक होते हैं, टेक्नोलॉजी एक होते हैं। ये पिच करने का तरीका अलग अलग लोगों ने अपना लिया है, जिसके कारण की हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ जाती है। Correct. अगर जो कोई आज के डेट में हॉस्पिटल लगाना चाहते हैं, कोई हेल्थ केयर सेंटर खोल रहे हैं, कोई रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदें, उनको ये इंश्योरेंस मिलेगा कि सेल्स, सर्विस, सपोर्ट तीनों इंस्टेंट मिलेगा। मीन्स अगर जो आपने आप चेन्नई में बैठे हुए हैं या आप अफ्रीका में बैठे हुए हैं, आपने भाया मीडिया मटेरियल खरीद लिया, पहले आप कॉल रजिस्टर्ड कराएंगे मेरे डीलर को, वो डीलर फिर रजिस्टर्ड कराएगा हमें, तो आपको दो लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर जो फैक्ट्री से खरीद रहे हैं तो आप डायरेक्ट कॉल में रजिस्टर्ड कराइए, हम सीधा आपको अटेंड करेंगे, प्लस आपको प्राइस बेनिफिट मिल रहा है, सर्विस बेनिफिट मिल रहा है, सपोर्ट बेनिफिट मिल रहा है। कल के डेट में उस प्रोडक्ट में कोई भी अपग्रेड आता है, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग। आज के डेट में हम नॉर्मल एआई मॉडल यूज कर रहे हैं, कल के डेट में और टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तो आपका स्केलेटल और प्रोडक्ट वही रहेगा, हम उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देंगे अक्रॉस द ईयर। जो आज देखते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए तो मास में आउटडेटेड प्रोडक्ट पड़े होते हैं, सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ही तो आउटडेटेड हुआ है ना, क्यों ना स्केलेटल यूज करके। तो अगर जो फैक्ट्री से आप माल खरीदे होते तो ये चीज़ आपको मिल जाता, क्योंकि फैक्ट्री वहीं रहती, उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ती, तो वो चीज़ें आपकी अपग्रेड होती चली जाती, तो ये काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। ऐसी कौन सी 3 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं लक्समेड के जो बाकी कंपनियों में नहीं है? लक्समेड का सबसे बड़ा जो यूनिक पॉइंट है वो हमारा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन प्लस सर्विस एंड सपोर्ट, ये सारा हम ओन करते हैं। नॉर्मली कंपनियां होती है वो सॉफ्टवेयर कहीं और से बनवाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और कराती है और असेंबलिंग करती है। हम इस पे नहीं बेस्ड हैं, हमारा है कि टोटल टेक्नोलॉजी हम ओन करते हैं और हमारा बिजनेस बिल्कुल स्केलेबल है। आज अगर जो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 साल बाद उसका हम अपग्रेड देंगे कस्टमर को। नॉर्मली लोग 10 साल के विजन से या 20 साल के विजन से प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो देखते हैं कि 2 साल 3 साल सर्विस दे दें और बात खत्म होगी। नहीं, प्रोडक्ट में कस्टमर का इन्वेस्टमेंट होता है, करेक्ट, और हम उसके कस्टमर के इन्वेस्टमेंट को अगले 10 साल के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने प्रोसेस को सेट किए हैं, ताकि हम आपके प्रोडक्ट के ऊपर 10 साल का सपोर्ट दें और उसकी लाइफ चाहे 20 साल 25 साल यूज कीजिए। हाँ, आप लक्समेड से जुड़े रहिए, लक्समेड ब्रांड से जुड़े रहिए, आपको पूरा टेक्नोलॉजी अपग्रेड मिलेगा उस पर। वाह। सो एक हो गया कि इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है आपका, दैट इज वन ऑफ द यूएसपीज दैट यू हैव। इसके अलावा हमारे पास जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे सेल ग्रोथ कर रहे होंगे या CSHD का करते हैं या ब्लड बैंक का करते हैं, हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज होते हैं। ओके, ये नहीं कि अगर जो आपको CSHD लेनी है तो मैं आपको ऑटोक्लेव और ETO बेच देंगे, नहीं, हम आपको ऑटोक्लेव भी देंगे, ETO भी देंगे, आपको ड्राइंग कैबिनेट भी देंगे, फर्नीचर भी देंगे, प्लस आपके प्रोडक्ट को डिजाइन भी करेंगे, साइट को अच्छा, इंस्टॉलेशन भी करेंगे और उसके ऊपर जितने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस हैं वो भी करेंगे। सो एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन, एंड टू एंड पूरा सॉल्यूशन एक जगह है, क्योंकि हमने टीम ऐसे बिल्ड की है कि हमें एंड टू एंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट का गैप था। हर कंपनियां अपने अपने चीज़ों को देती थी, हम 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, बट बाद में जब वैलिडेशन, वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन आते थे तब नहीं करा। तो वहाँ पे इतने सारे लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए जो भी हॉस्पिटल है या रिसर्च सेंटर है या जो भी इक्विपमेंट के ऊपर चाहिए प्रोसेसेस, वो एक गैप हो जाता था। इसी वजह से हम इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन दे रहे हैं।
प्रोडक्ट के ऊपर। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो आप करेक्ट किसी भी प्रॉब्लम का। हमने इसका फाउंडेशन ही ऐसे रखा है कि हमें इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन पे ही काम करनी है। सो आपने अपनी कॉर्पोरेट है ना जर्नी छोड़ी, जॉब छोड़ी, हाई पेइंग जॉब में बोलूँगा है उस टाइम, Yes. और आप आ गए एकदम अलग चीज़ हेल्थ केयर में। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हम तो एनर्जी से पहले हम बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, तो हमें इस सब्जेक्ट की जानकारी थी। तो जब हम जॉब करते थे तो भी हम अपने बिजनेस में 2 घंटे 3 घंटे लगाते थे। सो per day. शुरू से आपने सोचा था कि मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को बिजनेस करना है? करेक्ट। अच्छा। तो हम 2 घंटे 3 घंटे लगाते थे पर डे, और हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, और लगभग जो भी इस लाइन में प्रोडक्ट के कंपनियां थी उनको हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देते थे, मतलब कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन देते थे। वाह। तो हेल्थ केयर सेक्टर में लगभग सारे लोग इंडिया में मुझे जानते हैं पिछले 20 साल से। उसके बाद कॉर्पोरेट में जॉब करने में अच्छी सैलरी होती है, आदमी सेफ फील करता है, तो आदमी सोचता है चलो जॉब कर लेते हैं। करेक्ट। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो लगता है यार जॉब से ज़्यादा पैसा तो मैं खुद अपने बिजनेस में कमा सकता हूँ। राइट। हाँ। तो जब हमें ये लगा कि हमारे पास सफिशिएंट फंड है, सफिशिएंट कस्टमर है, तो हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, अपना बिजनेस चालू करते हैं। हमने हर टीम उठानी शुरू की। हमारे साथ जितने लोग जॉब किए, जो भी हमारे साथ जॉब करने वाले अच्छे लोग थे, आज वो हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो हमने अपनी पूरी टीम ली और एसोसिएटेड हैं। 2003 में जो हमारे साथ जॉब करते थे मिस्टर जितेंद्र सिंह, आज हमारे अम्बाला ब्रांच के वो प्लांट हेड हैं। वाह। इसी तरीके से और भी जो लोग हमारे साथ जॉब करते थे उनको हम कहीं ना कहीं अपने साथ एसोसिएट कर रखे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन हमारा देखते हैं, सुनील हैं, तो वो हमारे साथ जॉब करते थे। तो इस तरीके से हमने एक टीम बिल्ड किया, एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की, और उसके बाद जाकर के हमने ये कंपनी चालू की। और आज के डेट में हम अपने काम से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। कम से कम इतना तो है कि जो हम सोचते हैं और जो मुझे अच्छा लगता है वो हम कर रहे हैं। सो किसी को अगर ऐसी एक कंपनी फॉर्म करनी हो तो ऐसे कौन से 3 या 4 गलत डिसीजंस आप बोलोगे कि नहीं लेने चाहिए, या ये डोंट्स है कि ये करना ही नहीं चाहिए आपको इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है और बड़ा प्लेयर बनना है? तो देखिए, इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको सबसे पहले आपका टीम बिल्ड कीजिए। टीम बिल्ड करने का मतलब है कि आप एक आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन आपके लिए काम कर सकता है। दूसरा, इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप अपना मार्केट बिल्ड कीजिए। सीधा मैन्युफैक्चरिंग में आना बच्चों का खेल नहीं होता है। आप बनाइएगा माल तो बेचिएगा किसको? क्योंकि एक हमारे ही जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, माल तो आप बनाते हैं सूरज जी, आपका माल बिकता है? हम बोला सर मेरा माल पहले बिक जाता है और मैं फिर बनाता हूँ। तो वो बोला ऐसा कैसे? क्योंकि हमने 20 साल यही काम किया। पहले हमने अपना टीम बनाया, फिर हमने मार्केट के लिए, प्रोडक्ट के लिए मार्केट बनाया, उसके बाद हम सेक्टर में घुसे। तो बिना फाउंडेशन का, बिना मार्केट डेवलप किए हुए कोई भी लाइन का बिजनेस करना, चाहे वो मेडिकल का हो, ये बहुत, कुछ लोग होते हैं मैं देखता हूँ, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लेते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद उनको मार्केट नहीं मिलता है, तब तक उनकी लोन या डेप्ट या कुछ के पैसे से भी कर रहे हैं, तो फिर डाउन होना शुरू कर देते हैं। यही रीजन है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे, कहा जाता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग में 50% लोग या 60% लोग फेल हो जाते हैं। रीजन यही है कि वो पहले मार्केट नहीं ढूंढते हैं उसका। पहले आप मार्केट ढूंढिए, उस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाइए, अपने रिसर्च पे पैसा लगाइए। करेक्ट। जब तक आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि मैं CO2 इनक्यूबेटर बनाता हूं, वर्ल्ड क्लास का CO2 इनक्यूबेटर है मेरा, क्या उस CO2 इनक्यूबेटर में सेल ग्रोथ होते हैं? अगर जो नहीं होगा तो मैं 5 पीस बेचूंगा, उसके बाद छठा नहीं बिकेगा। आज हम इंडिजीनियस CO2 इनक्यूबेटर मोर देन 1000 पीसेस हम बेच चुके हैं पिछले 4 साल में। अगर जो 1000 CO2 इनक्यूबेटर नहीं चलता तो क्या हमारा ब्रांड स्टेब्लिश होता? करेक्ट। हम तो सर्विस ही देते रह जाते सब दिन। बिल्कुल। तो रीजन क्या होता है? प्रोडक्ट बनाने से पहले टीम आइडेंटिफाई करना पड़ता है। करेक्ट। इसके अलावा कोई और जो डोंट्स? सबसे बड़ी चीज क्या है डोंट्स में? आप अपने बिजनेस में कम से कम पैसा इंजेक्ट कीजिए। आप ये अगर जो सोचिएगा कि अगर जो हम एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आ रहे हैं और हम 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दें और बन जाएं, तो नहीं बनेगी ब्रांड।
आज बड़ी से बड़ी कंपनी इस इंडस्ट्री में आना चाहेगी। हाँ, अगर जो रातों रात किसी कंपनी को खरीद ले तो अलग बात है, करेक्ट। हाँ, वरना आपको आने से पहले आप उतना ही पैसा इंजेक्ट कीजिए जितना से आपका फास्ट रिटर्न आ सके। वरना आप पैसा इंजेक्ट कीजिएगा, टेक्नोलॉजी बिजनेस है, टेक्नोलॉजी बिजनेस बहुत तेजी से चेंज होती है करेक्ट। और टेक्नोलॉजी के प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि कब क्या टेक्नोलॉजी बदली और कौन सी टेक्नोलॉजी कब हमें अवॉइड कर क्या आपको adopt लगता करना है इंडिया में लोग अभी भी इतनी जल्दी डिजिटल अडेप्ट नहीं कर रहे हैं? रीजन है इसके पीछे। पहली बात क्या है कि लोग डिजिटल के प्रति आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग ना बोलना नहीं चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में। आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं, अपने बारे में भी नहीं बोलना चाहते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कुछ लोग एक प्रोडक्ट का वीडियो डालने में या कुछ बोलने में भी घबराते हैं। करेक्ट। जब तक आप बोलिएगा नहीं, अपने बारे में लोगों को बताइएगा नहीं, पता है लोग कैसे जानेंगे? आज देखिए देश के दुनिया के बड़े नेता कैसे बनते हैं, वो अपने बारे में लोग बताते हैं या उनके किए हुए कामों से लोग इफेक्टेड होते हैं, Correct. चाहे अच्छे सेंस में हो या खराब सेंस में हो। तो दोनों केस में आपको काम करने के लिए तो अपने बारे में बताना पड़ेगा। करेक्ट। तो अपने बारे में बताने का एक ही ऑप्शन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ओपन कीजिए, लोग आपके बारे में जाने। करेक्ट। चैनल कुछ भी हो सकता है। आज मैं अगर जो यहाँ बैठ के बोल दूँ कि फेसबुक बहुत बड़ा चैनल है या यूट्यूब बहुत बड़ा चैनल है या गूगल ऑप्टिमाइजेशन है या एआई है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको सिलेक्ट करना है या आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से डिजिटल चैनल को आप ओपन करते हैं। करेक्ट। हाँ, जैसे आपके सामने आज बैठ करके मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो अब क्या है कि ये मॉडल बहुत ही वर्केबल है, क्योंकि एक ऐसे में वीडियो देख रहा था, बोला था जब तक अपने बारे में बताओगे नहीं तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। करेक्ट। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ऑब्वियसली ये सारे चीज़ ये है कि हमें अपनी ब्रांड, अपनी प्रोडक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझें कि इंडिया में भी अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। करेक्ट। इंडियंस, मेरे को लगता है ना, हम सब बहुत इंट्रोवर्ट हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि बचपन से स्कूलिंग भी हमारी वैसी है और घर में भी शायद उस तरीके का माहौल रहता है कि ओह, इतना मत बोलो, बड़ों को आगे मत बोलो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, कि बच्चा अपने आप इतना इंट्रोवर्ट हो जाता है कि वो बोलने से भी घबराता है। नहीं, इसके पीछे और भी रीजन है। जैसे इंडिया में जब कोई बोलता है ना, हाँ, तो लोग बोलते हैं यार ये कैसे बोल रहा है जज करने वाले जज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें शुरू से ऐसे सिखाया गया है, जो ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियन या जो अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं वैसे ही आपको बोलना है। हाँ, बट ऐसा नहीं है। करेक्ट। आपको, आप क्या कहना चाहते हैं और लोग क्या सुनना चाहते हैं, इसके बीच का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना ही बोलना बोला जाता है। बस, हाँ, लोगों ने लैंग्वेज को बैरियर बना दिया है कि अगर जो आप बहुत अच्छा एसेंट आपके इंग्लिश की नहीं है, आपका बहुत बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो आपको नहीं सुनेंगे। करेक्ट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, बिजनेस में देखिए, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, टीवी पे आते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, बट दे आर द बिलियनियर्स। वो इंडिया के सेकंड या फर्स्ट सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है। और यही रीजन है कि लोग नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, बातें करनी चाहिए। करेक्ट। और इसका बहुत सारे एग्जांपल्स है कि आप बात करके आगे बढ़िएगा तभी बात होगी। ये मत कभी सोचिए कि आपको अच्छी इंग्लिश नहीं है या आप अगर जो किसी एक लोकल टंग में हिंदी बोल रहे हैं, तो आपको लोग नहीं सुनेंगे। करेक्ट। जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जिनको लगता है कि आपसे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो आपकी भाषा जरूर सुनेंगे। करेक्ट। चाहे आप किसी भी भाषा में बात कीजिए, पैसे की भाषा सबको समझ आती है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं होता है कि इसमें आदमी को आगे आना चाहिए। और खास करके जो बात करने की बात है, जो सिस्टम नया बना रहा है, जो नए प्रोसेसेस हैं, जैसे हो सकता है कि जो आपके साथ अभी मैं शूट कर रहा हूँ पॉडकास्ट, ये हमारी इंडस्ट्री का फर्स्ट पॉडकास्ट हो। हमसे पहले हमारी इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में या बायोमेडिकल में या रिसर्च में अपने प्रोडक्ट के लिए कोई आकर के बोलना नहीं शुरू किया है। नहीं किया। एटलीस्ट मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा कि मैन्युफैक्चरर। हमने ये डिसाइड इसलिए किया क्योंकि हमने जब मैन्युफैक्चरिंग लगाई, ब्रांड डेवलप किया, मटेरियल बनाया, खूब मार्केट में बेचा। पिछले हमने 3 साल से हमारी फैक्ट्री 18 घंटे चलती है। वाह। और हमारी फैक्ट्री कभी खाली नहीं रहती है। अब हमें लगा टाइम कि क्या हमें अपने बारे में जाकर बोलना चाहिए। तो हमने आप लोगों से बात किया। करेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अपॉर्चुनिटी है,
एब्सोल्युटली और हो सकता है कि हमारे बात करने के बाद बहुत सारे लोग सोचे कि अरे ऐसे भी मार्केटिंग होती है, करेक्ट तो करते हैं ना। जब एक सिंपल भाषा हिंदी में, नॉर्मल हिंदी में हम किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, करेक्ट तो सबको करना चाहिए। ये सबके लिए बेनिफिशियल है, इंडस्ट्री के लिए है, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि हर बंदा इसमें बेनिफिटेड है, करेक्ट किसी को लॉस नहीं है। हाँ खैर मैन्युफैक्चरिंग में लोग उतना मार्केटिंग आई गेस अभी भी लोग बहुत ही स्टीरियोटिपिकल मार्केटिंग कर रहे हैं करेक्ट। और इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उतना बेनिफिट नहीं ले रहे हैं जितना हो सकता है। और खैर मैं खुद भी यही बोलूँगा, जब तक मैंने पॉडकास्ट नहीं किया था, ये इस तरीके से एड्स नहीं करी थी, मुझे भी नहीं पता था कि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा के थ्रू इतना ज़्यादा आपको बिजनेस आ सकता है, इतना ज़्यादा रीच आउट आप कर सकते हो। वो जो रिजल्ट है वो मतलब आई वाज शॉक्ड कि इतना रिजल्ट इन चीज़ों से आ सकता है। करेक्ट, हम सोचते ही नहीं है नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल। आप ये समझिए कि एक छोटी सी सिटी में बैठा हुआ आदमी अगर जो एक हॉस्पिटल खोल रहा है या हेल्थ सेंटर खोल रहा है या क्लिनिक खोल रहा है, आज उस तक भी आप पहुंच सकते हैं। आज के डेट में अगर जो मान के चलिए कि एक उड़ीसा का बाड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उनके पास परचेजिंग के सिर्फ 3 ऑप्शन है। वो बाड़गढ़ से जाएंगे भुवनेश्वर, वहाँ किसी डीलर को पकड़ेंगे, या वहाँ से आएंगे दिल्ली चांदनी चौक, वहाँ के माल खरीदेंगे, करेक्ट, या वो जाएंगे अंबाला ट्रक लेकर के, और अंबाला में पूरी ट्रक माल मिलेगा उनको। हाँ क्योंकि वो मतलब इस तरीके के मार्केट है इंडिया में। करेक्ट। लेकिन अगर जो वो वहाँ बैठ करके कोई ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं और उनके मोबाइल तक आप पहुँच रहे हैं, तो यही डिजिटल मार्केटिंग है। करेक्ट। और अगर जो उनके दिमाग में आपका ब्रांड रहेगा, तो जब आएंगे मार्केट में तो ढूंढेंगे यार इस ब्रांड का मटेरियल मिलता है क्या, तो एटलीस्ट आप एक लोएस्ट कॉस्ट पे उस डिस्ट्रिक्ट पे भी पहुंच रहे हैं जहां आप नहीं पहुंच सकते। और जो लोग इसको मिस कर रहे हैं, कुछ सालों में उनको दिक्कत होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने आप को, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें। आपको क्या लगता है इंडिया में ऐसी कौन सी सिटी है जो हेल्थ केयर को लेके बहुत पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है? एक अंडरडॉग है जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इतना, लेकिन हेल्थ केयर में धूम मचाने वाली है वो। देखिए, इसमें 2 ज्योग्राफीज हैं मेनली। एक तो भारत सरकार का विशाखापट्टनम में वहाँ AMTZ करके एक सेंटर बना है, पूरा हेल्थ केयर की कंपनियां वहाँ पे है। वो नई ज्योग्राफी है जहाँ डेवलप हो रही है, बहुत सारे लोगों को वहाँ प्लॉट मिला है, और सरकार ने एक अलग ही मेडिकल जोन बनाया है पूरा का पूरा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काफ़ी जगह पे है। लेकिन ऐसा बोला जाए हेल्थ केयर सेक्टर की परचेजिंग की बात, तो हिस्टोरिकल भी और आज भी अंबाला एक सिटी है, अंबाला कैंट, वो हिस्टोरिकली लोग जानते हैं कि वहाँ पे सारे मटेरियल मिलते हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ मूव आउट करते हैं मटेरियल को खरीदने के लिए। और यही रीज़न है कि हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में कहीं नहीं लगाया, अंबाला में लगाया जा करके। आज अंबाला में हमारे प्रोडक्शन का लगभग 30% कंजम्पशन मेरा अंबाला करता है। आप हमेशा डिमांड देखते हो कहाँ है? यस सर, डिमांड और वर्किंग मैन पावर, और क्या हमें वहाँ मिल सकता है। करेक्ट। क्योंकि मैं तो बिहार से आया, दिल्ली में हमने नौकरी की, पूरी दुनिया में घूम के मैंने नौकरी किया, USA, कनाडा, पूरी दुनिया में मैंने नौकरी की। टेक्निकल आदमी था तो मेरे लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं थी। करेक्ट। जो बोलते थे वही सच था, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो जो काम होता है वहाँ रिजल्ट दिखता है। एब्सोल्युटली। और पूरी सर्वे करने के बाद हमने यही डिसाइड किया था कि अंबाला बेस्ट है, इसलिए हमने वहाँ अपनी ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीद करके इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। तो काफ़ी लोग हैं उस एरिया में। आप देखिए अमृतसर से लेकर के देहरादून तक पूरा फार्मा बेल्ट है। बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं, जिसमें अमृतसर में है, लुधियाना में है, कालाम में है, आपको चंडीगढ़ के आसपास में है, देहरादून है। तो पूरा ज्योग्राफी है जहाँ पे कि मटेरियल मास कंजम्पशन होते हैं। तो इस तरीके से 3-4 ज्योग्राफीज है। जैसे आपको गोवा से लेकर के अहमदाबाद तक की एक स्ट्रेच है, जिसमें फार्मा के मेडिकल की कंपनियाँ बहुत है। दूसरा आपको बेंगलोर से लेकर के चेन्नई तक का ज्योग्राफी है। तो ये 3-4 एरिया है, ज्योग्राफी है, जहाँ मास में फार्मा इक्विपमेंट हर टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अभी लक्स मेड ईयरली कितना रेवेन्यू जनरेट करता है? हमारा पिछले 3 साल से लगभग रेवेन्यू फिक्स है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। हमारी रेवेन्यू 10 से लेकर के 15 करोड़ के आसपास में है। और आप टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करते हो? हमारा कम से कम जो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट है वो हमारी रेवेन्यू का 30% नया प्रोडक्ट वाओ और टेक्नोलॉजी पे खर्च करते हैं। ओह दैट्स रियली हाई। या
क्योंकि अगर जो हम टेक्नोलॉजी पे नहीं खर्च करेंगे, नए प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि हम इसको स्केल अप नहीं कर पाएंगे। आप ये समझिए कि एक टेक्नोलॉजी अगर जो हमारी बन गई, अब उस टेक्नोलॉजी को लेकर के दुनिया में कहीं भी आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। आज के डेट में मुझे किसी भी कंट्री में बड़ा ऑर्डर मिल जाए, हम वहाँ जा करके वहाँ मटेरियल बना के वहीं सप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी बनाने की बहुत कॉस्ट होते हैं। ऑब्वियसली हमें इतने सारे डेटा थे, इतने साल हमने इंडस्ट्री में काम किया, तो काफ़ी डेटा थे हमारे पास। लेकिन अभी भी जो नई नई हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अभी हमने फूड इंडस्ट्री के लिए फ्रिज ड्रायर की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने फ्रिज ड्रायर क्या होता है? फ्रिज ड्रायर होता है कि आपको कोई भी आइटम को ड्राइंग के लिए यूज होता है जिसमें कि उसका मोलिकुलर एक्टिविटी डैमेज नहीं होते हैं। अच्छा। अगर जो आप किसी चीज को सनलाइट, न्यूट्रिशन पूरा कंबाइंड रहेगा उसके अंदर, बिल्कुल लॉस नहीं होगा न्यूट्रिशन। सो जो लोग बोलते हैं कि ये ड्राइड प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रिशनस नहीं होगा, वो नहीं है। ड्राइड के दो मेथड होते हैं आज के डेट में। एक ड्राइंग होता है हीट ड्राइंग। हीट ड्राइंग में न्यूट्रिशन डैमेज होता है, और जो फ्रीज ड्राइंग होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन बिल्कुल उसके अंदर इंटैक्ट होते हैं। तो उसमें किस टाइप का प्रोडक्ट या कौन सा ऐसा हम डेली में खाते होंगे, ऐसी कौन सी चीजें जो? देखिए, फ्रीज ड्राइंग में नॉर्मली आज के डेट में मेडिकल में ज़्यादा यूज हो रहा है, जहाँ की पाउडर्स बनाने के लिए फ्रीज ड्राइंग की जाती है। अच्छा। इसके अलावा आपके खाने में जैसे कि आपका काजू हो गया, जैसे आपके कई बार ड्राइड एप्पल खाते होंगे आप। हाँ। तो ड्राइड एप्पल हो गए, बेरीज हो गए ड्राइड। तो इस तरीके के बहुत सारे ड्राइड प्रोडक्ट हैं। बट अभी क्या है कि इस इंडस्ट्री में, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, एडप्टेबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए प्रोडक्ट को सबसे बड़ी समस्या हो रही है कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट जो है फ्रिज ड्रायर का बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में लक्समेड काफ़ी मेहनत कर रही है, हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फ्रिज ड्राइंग प्रोडक्ट बना सकें। आज के डेट में अगर जो फ्रिज ड्राइंग प्रोडक्ट किसी के दिमाग में आता है तो मोस्टली चाइना से आती है, और चाइना का प्रोडक्ट आपको 6 लाख से लेकर के 30 लाख तक मिलती है। जो कि कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर जो वही प्रोडक्ट 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में मिले तो एग्रीकल्चर के लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। काफ़ी हम इनपुट कॉस्ट कम कर रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमने किया है ताकि हम इसको अफोर्डेबल बना सकें। 6 से 20 लाख का आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके पास कितने का मिलता होगा? अगर जो सेम प्रोडक्ट आज के डेट में हम मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करके 3 से 5 लाख के बीच में बन पाता है। वाओ, ऑलमोस्ट 40-45% रिडक्शन है कॉस्ट में। रीजन है ना, क्योंकि ये मशीन बहुत बड़ी है। अब किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली इंपोर्ट का मतलब अब चाइना आता है, सॉरी, अब तो यूरोपियन का टाइम तो है नहीं। तो जब उनका प्रोडक्ट आता है तो आते आते यहाँ लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। करेक्ट। प्लस वो रेफ्रिजरेशन बेस्ड सिस्टम है। अगर जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट का रेफ्रिजरेशन एक बार खराब हो गया तो वो नॉन रिपेयरेबल होता है। ओह, अच्छा। रिपेयर करना नामुमकिन होता है क्योंकि उनके गैस नहीं मिलेंगे, उनके कंप्रेसर नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से वो महंगे होते हैं। जो बेचते हैं वो सोचते हैं चलो पार्ट रिपेयर कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं। तो फिर तो आफ्टर सर्विस भी अगर आपका प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत पैसा बचेगा। बहुत बचेगा, क्योंकि हमारे जो कंप्रेसर हैं वो सब इंडिजीनियस कंप्रेसर्स हैं। आपको लोकल सिटी में भी कंप्रेसर्स मिल जाएंगे। हमारी मशीन अगर जो रिपेयर करनी हो तो नॉर्मल एसी जो रिपेयर करता है वो भी अगर जो गैस अरेंज कर सकता है तो वो भी रिपेयर कर देगा आपको। तो फिर तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई, मैं बोलूँगा, एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के लिए भी। लेकिन आज की डेट में मैं बोलता हूँ कि मेरे को बेरीज फ्रीज करके मार्केट में पैक करके बेचनी है। करेक्ट है। तो तब भी मैं आपका प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारी भी अभी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है। रीजन क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन अभी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो टोटल टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है उसका। हमने इंडिजीनियसली उसकी वैक्यूम पंप डेवलप करवाया है ताकि कॉस्ट कम हो। इससे पहले इंपोर्टेड वैक्यूम पंप आते थे। तो धीरे धीरे हो रहे हैं ये सारी चीज़ें, बट अक्रॉस द ईयर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा, लोग इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो मासेस में बनेगी। सो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं आपको लगता है जो अब आगे मार्केट में ये फ्रीज होके बिकने लगेंगे? कहाँ अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है? या मैं एक लेमैन हूँ, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट को देख के कि मैं ये फ्रीज कोई ना कोई प्रोडक्ट करके मार्केट में बेच सकता हूँ। ऐसे कोई 2-3 प्रोडक्ट्स अगर आप मेरे को बता दो कि मैं आपका प्रोडक्ट लूँ, फ्रीज करूँ, पैक करूँ और मार्केट में सेल करना स्टार्ट। देखिए, इसमें सबसे मास सेलिंग जो आइटम है मेरा वो है टेबल टॉप ऑटोक्लेव। ओके। वो बहुत छोटे प्रोडक्ट होते हैं। ओके। टेबल टॉप ऑटोक्लेव, और वो हर क्लिनिक में चाहिए। अच्छा।
तो वो प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई भी आदमी, छोटे डीलर भी हमसे खरीद करके टेबल टॉप ऑटोक्लेव और वर्टिकल ऑटोक्लेव बेच सकते हैं। ओके। दूसरा, ये सारे हेल्थ केयर सेक्टर के हैं, तो क्लिनिक हर जगह पे है, डॉक्टर हर जगह पे है। करेक्ट। तो ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आप कोई भी छोटा डीलर हमसे मटेरियल खरीद करके मार्केट में माल बेच सकता है। टेबल टॉप ऑटोक्लेव एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, मोस्टली बाहर से आते थे। क्या होता है ये? ये बहुत छोटे से होते हैं जिसके अंदर स्टरल, जैसे आप कभी डेंटल क्लिनिक में जाते होंगे, हाँ। तो वो देखते होंगे एक छोटा सा ऐसे कटोरा जैसा होता है, उसके अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं। करेक्ट, हाँ। जिसके अंदर स्टरलाइजेशन 100% नहीं होते हैं। ओह। और अगर जो आप टेबल टॉप ऑटोक्लेव इस्तेमाल करते हैं तो वही एक टेबल में, जस्ट लाइक आपका कह सकते हैं आप, जैसे आपको भी टेबल पे मशीन रखे हैं छोटे से, तो उस तरीके की छोटी सी मशीन है, आप टेबल पे रख सकते हैं और टेबल पे रख करके स्टरलाइजेशन कर सकते हैं उससे। ओह अच्छा। एंड इसको स्टेरिलाइज होने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। अच्छा, बिल्कुल। ओह ओके। आप माइक्रोवेव के जैसा रखिए टेबल पे, साफ। तो मतलब मैं एक प्रोसीजर कर रहा हूँ, तब तक दूसरे प्रोसीजर के लिए स्टेरिलाइज हो जाएगा। जस्ट लाइक ए माइक्रोवेव है, आप टेबल पे रखिए और उसको यूज कीजिए। वाह। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत लोग हमसे खरीद के बेचते हैं और हमारा मास में सेलिंग है। ये प्रोडक्ट हमारा अमेजोन पे भी अवेलेबल है, लोग अमेजोन पे भी खरीद सकते हैं, लक्समेट का टेबल टॉप ऑटोक्लेव। वाह। सो अब आप अमेजोन पे भी सारे प्रोडक्ट मोस्टली सेल करते हैं? सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं हम लोग अमेजोन पे। हमारा लगभग सारा प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू है, मूवमेंट आने में टाइम लगती है धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इस तरीके का प्रोडक्ट अमेजोन पे डाला है और लिस्टिंग हो रही है, हो चुकी है लगभग। अगर जो कोई सर्च करेंगे लक्समेट ब्रांड दिखेगा, तो जैसे जैसे अमेजोन पे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी और मार्केट भी। क्या आप आगे बच्चों के लिए स्टेरिलाइज करने के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं? सो जैसे लेट्स से कि मेरे घर में एक नया बच्चा हुआ है ना, उसके लिए मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करता है डेली, और मैं उसको स्टेरिलाइज करना चाहता हूँ कि वो घर पे ही मैं उसको स्टेरिलाइज करूँ और उसको दे दूँ। लेट्स से एक छोटी सी बॉटल हो गई, कोई खिलौना हो गया उसका जो वो रोज मुंह में डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या वैसा भी आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो मशीनें होती है इसमें बहुत हाई लेवल सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। तो अगर जो मैं ऐसे बोल दूं कि यूवी से स्टरलाइज कर लीजिए, तो फिर वो एज ए बायोमेडिकल सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ के स्टरलाइजेशन से पीछे का पूरी प्रोसेस होते हैं। ओके। और स्टरलाइजेशन एक काफ़ी बैक्टीरिया को पंचर करके उसके पूरी मॉलिक्यूल ब्रेक करने का प्रोसेस होता है। ओके। तो स्टरलाइजेशन कोई ऐसा कोई छोटी सेंटेंस नहीं है जो मैं स्टरलाइजेशन बोल दूं और स्टरलाइजेशन हो जाए। तो जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं इस तरीके के, जैसे कोविड में आया था कि एक छोटा सा बॉक्स यूवी लाइट है, वो आईवास है। देखिए, जब तक अब कोई भी प्रोटीन, जो भी बैक्टीरिया है, दैट्स द मॉलिक्यूल, जब तक उसकी प्रोटीन ब्रेकेगी, कोई भी बैक्टीरिया मींस प्रोटीन है वो। करेक्ट करेक्ट। प्रोटीन ब्रेक करने के लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर जो कोई यूवी लाइट से कहता है ब्रेक हो जाती है, तो उसे न्यूट्रलाइज होती है, बट वो कंप्लीटली डेड नहीं होता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद अगर जो आपकी बॉडी में जाता है या मेरे बॉडी में जाता है, तो ग्रो हो जाता है वो। तो ये सब काफ़ी क्रिटिकल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस होते हैं जो इतना आसानी से होता नहीं है, और ऐसे कोई स्टरलाइजेशन को डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि दैट्स इंजीनियरिंग। हाँ, क्योंकि कोविड में मैं देख रहा था लोगों ने बॉक्सेस बनाए, उसमें बोला कि आप अपना वॉलेट, कीज वगैरह रखे ना, वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, यूज करो। या बैंक में भी नोट को स्टेरिलाइज करते थे। करेक्ट। तो वो यूवी से है, वो उसका न्यूट्रलाइज होते हैं, बट उसमें बैक्टीरिया डैमेज किल नहीं होता, उसका प्रोटीन ब्रेकअप नहीं होता है। सो सर, इसमें अब नेक्स्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अब आप लॉन्च कर दें जिसके बारे में आप बताना चाहते हो? अभी हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट में पूरी CSHD की रेंज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा लॉन्ड्री का है, वॉशिंग एक्सट्रैक्टर है और बैरियर वॉशर है। ओके। और इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग है। तो ये सब हाई एंड प्रोडक्ट है जो कि हम इंडिया में अभी डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी जल्दी इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। सो लक्समेट को अब कितने साल हो गए हैं? लक्समेट को ब्रांड रजिस्टर्ड किए हुए लगभग अभी हो गए हैं 8 साल हो गए हैं। और अदरवाइज आपने जब स्टार्ट किया था तो वहाँ से तो 2003 से हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। ओके। और 13 साल हो गए करते थे, नहीं लगभग हमें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 25 साल हो गए। वाओ। 2001 में हम इस इंडस्ट्री में आए थे। बीच हमारा खुद का बिजनेस तो 25 साल से चल रहा है, साथ में हम जॉब करते थे। हाँ। तो वहाँ से है सारा कुछ। सो अब अगले 5-10 साल कैसे लगने वाले हैं? अगले 10 साल में हमें अभी 3 वर्टिकल खड़ा करना है। ओके। एक लक्समेट तो हेल्थ केयर का ब्रांड हो गया। करेक्ट। इसके अलावा हमें फूड इंडस्ट्री के लिए मेरा लेवोसिस ब्रांड है। अच्छा, ओके।
फूड इंडस्ट्री में हम लेवोसिस ब्रांड को लेकर के आगे आ रहे हैं। उसमें क्या करते हैं? उसके अंदर फूड इंडस्ट्री के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं फूड प्रोसेसिंग के, ओके, वो सारी मशीनरी बनेगी। अच्छा, तो वो ब्रांड धीरे धीरे हम अभी डेवलप कर रहे हैं। ओके, और स्लोली, जैसे अभी हम फूड इंडस्ट्री के स्टोरेज का बना लिए हैं, फ्रीज ड्रायर बना रहे हैं। तो क्या होता है कि एक ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए कस्टमर के दिमाग में डालना पड़ता है कि ये ब्रांड का वर्किंग कैसी है। करेक्ट, और ये ब्रांड बिल्डिंग कोई ओवरनाइट जॉब नहीं होता है। एब्सोल्युटली। तो धीरे धीरे करके कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में। इसके अलावा हमारे जो रूरल हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जहाँ एनर्जी गैप है, जहाँ एनर्जी नहीं है, तो हेल्थ केयर प्लस आपको फूड प्लस लाइवलीहुड को मिला करके एक हमारा ब्रांड है हिमालयन। अच्छा, उसको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें लाइवलीहुड के, जिसके अंदर आपको गांव के अंदर एग होता है तो एग फर्टिलाइजेशन के लिए एग इनक्यूबेटर आते हैं, ओके, कर्ड इनक्यूबेटर आते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट हम धीरे धीरे, अभी क्या है कि अभी एनजीओ के थ्रू बेच रहे हैं। अच्छा, हमारे कुछ फिक्स एनजीओज हैं, उनके थ्रू हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है, इम्पैक्ट आ रहा है, सोशल इम्पैक्ट अच्छे हैं। वाह, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे, जैसे हमने हेल्थ केयर को लगभग 25 साल लगा दिया खड़ा करने में, ऐसे ही अगर 10 साल में हम इन दोनों सेक्टर को, फूड इंडस्ट्री प्लस लाइवलीहुड को हम आगे बढ़ा रहे हैं स्लोली। और धीरे धीरे करके हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें गवर्नमेंट से आप कुछ फंडिंग या कुछ ले रहे हैं? नहीं, हमारी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप कंपनी है। वाह, हमने सिर्फ उतना ही लोन लिया है जो हमारी मशीनरी लगी हुई है। उसका भी लोन हमारा लगभग 2 साल में खत्म हो जाएगा। मतलब 1.5 से 2 साल के अंदर हम जीरो डेब्ट कंपनी होंगे। हमें कोई फंडिंग नहीं चाहिए, हमें कोई फंड रेजिंग नहीं चाहिए। हमारा फंडिंग करने वाला मेरा कस्टमर है क्योंकि कस्टमर हमें 50% एडवांस देता है, उससे हम मशीन बनाते हैं और 30% डिस्पैच पे मिल जाते हैं, 20% काम होने के बाद मिल जाते हैं। जिसका फंडर कस्टमर हो उसको फंडिंग की जरूरत ही नहीं होती है। करेक्ट, डन सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें मेरे को हेल्थ केयर के बारे में और पता चली, लक्स मेड के बारे में पता चली, और जो आप चेंजेस लेके आ रहे हो, एंड बेस्ट पार्ट इज इट्स ऑल मेड इन इंडिया कंप्लीटली, है ना। और बूटस्ट्रैप्ड कंपनी, प्रॉफिटेबली आप 25 ईयर्स से रन कर रहे हो, मतलब दैट्स कमेंडेबल। और आपने एक जॉब छोड़ के फिर इस इंडस्ट्री में आके एक रेवोल्यूशन लेके आके, प्लस आप सोच रहे हो 10 साल और कुछ चेंजेस लेके आने, दैट इन सेल्फ इज कमेंडेबल। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू। एंड मे बी हम और बातें करेंगे अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट यू आर। श्योर, इसी सीरीज आते रहेगी जिसमें हम अब अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे। करेक्ट, उस प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, करेक्ट, या जो हमसे एसोसिएट होंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, ताकि सबको एक मैसेज आ सके कि हम एक नया बिजनेस को कैसे चालू कर सकेंगे। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डिटेल्स डाल दूंगा, आपकी कंपनी का वेबसाइट, फोन नंबर, डिटेल्स, एंड देन मे बी कोई अगर जुड़ना चाहता है लक्स मेड के साथ और रेवोल्यूशन में पार्ट होना चाहता है, करेक्ट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।